हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएसए का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 4। और पार्ट 4 जो साक्ष्य का पेश किया जाना और इसके इफेक्ट यानी इसके प्रभाव को, ठीक है, यानी जो प्रोडक्शन किया जाता है एविडेंस का और उसका इफेक्ट जो होता है ये दिया हुआ है पार्ट 4 में। और पार्ट 4 बात करता है आपका 104 सेक्शन से लेकर के 170, यानी जो लास्ट इसमें सेक्शन है 170 वहां तक ये पार्ट 4 है। और इसमें आपके चैप्टर हैं 7 से लेकर के 12 तक, ठीक है, यानी इसमें 6 चैप्टर हैं टोटल। और इसमें जो हम पहला चैप्टर यहां पर पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 यहां पर बताता है सबूत के भार के विषय में, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ के विषय में। तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, इससे पहले इसको जान लेते हैं, मतलब ठीक है, कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इसका अर्थ क्या है। देखो, दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक है सबूत का भार जिसको बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है साबित करने का भार। साबित करने का भार इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑनस ऑफ प्रूफ। ठीक, यहां जो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार है, इस सबूत के भार के ही वैसे दो अर्थ होते हैं। एक होता है आपका यहां पर, इस सबूत के भार के ही दो अर्थ होते हैं, ठीक है। पहला इसका जो अर्थ होता है सबूत के भार का, इसका अर्थ होता है वाद को स्थापित करना। वाद को, इंस्टीट्यूट ऑफ द सूट है ना, वाद को स्थापित करने का भार यहां पर। अब ये जो भार होता है कि वाद को स्थापित करने का, जैसे आपने प्रोसीडिंग होती है तो वहां पर जो वादी पक्ष होता है या प्रोसिक्यूशन पार्टी जो होती है वहां से वो वाद को कोर्ट के समक्ष में रखती है, तो ये वाद को स्थापित करने का भार हो गया। और ये सदैव उस व्यक्ति पर होता है जो कोर्ट से चाहता है कि कोर्ट किसी अधिकार के, यानी उसका जो अधिकार है या उसका कोई दायित्व है उसके बारे में कोर्ट जजमेंट दे, निर्णय दे, ठीक है ना, और पूरी कार्रवाई के दौरान ये उसी पर ही रहेगा। तो वाद को स्थापित करने का जो भार होता है वो ये बदलता नहीं है कभी भी, ठीक है ना। ये पूरी कार्रवाई जो चलती है उसी के दौरान ये उसी पक्षकार पर बना रहता है, ये दूसरे पक्षकार पर नहीं जाता है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब किसी व्यक्ति को कोई तथ्य साबित करना होता है, तथ्य साबित करना होता है, तो यह जो जिस व्यक्ति को तथ्य साबित करना होता है यह भार उस व्यक्ति पर होता है, ठीक है ना, और ये कभी नहीं बदलता। तथ्य को साबित करने का भार ये उसी पर ही रहेगा, वाद को, जिसको हम कहते हैं वाद को स्थापित करने का भार। और ये दो पॉइंट से निर्धारित किया जाता है, एक विधि के नियम द्वारा, रूल ऑफ लॉ, और एक जो अभिवचन यानी प्लीडिंग के जो रूल होते हैं अभिवचन के नियम द्वारा, इन दो के द्वारा ये स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो तो यहां पर ये हो गया, और इसका जो एग्जाम्पल आप देखेंगे वो एग्जाम्पल मिलेगा आपका सेक्शन 104, ठीक है। सेक्शन 104 वाद को स्थापित करने के भार से संबंधित है। ये कभी भी यहां पर सबूत का भार बदलता नहीं है, ये विधि के और नियम और अभिवचन के नियम के द्वारा इसको पूरा किया जाता है, यानी स्थापित होता है। दूसरा, ये सबूत का भार उस पर होता है जो किसी तथ्य को साबित करना चाहता है, ठीक है ना। और इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका जो साबित करने का भार है वो है साक्ष्य पेश करने के द्वारा
साबित करने का भार। ठीक है, ये हो गया सबूत का भार, यानी साक्ष्य को आप पेश करोगे। जैसे आर्गुमेंट जो होते हैं, बहस होती है, तो वहां बहस में जो भी व्यक्ति साक्ष्य पेश करेगा अपने अपने पक्ष में, सबूत का भार उस पर चलता चला जाएगा। ठीक है, यानी जब एक पक्षकार ने इधर से सबूत साक्ष्य पेश कर दिए तो सबूत का भार बी पर आ जाएगा, बी ने पेश कर दिया तो सबूत का भार ए पर आ जाएगा। इस तरीके से साक्ष्य पेश करने के द्वारा साबित करने का भार है ये। ठीक है ना, यानी जो पार्टी होती है, दोनों पार्टी, उनमें जब कोई डिस्प्यूट रहता है तो वहां उस डिस्प्यूट के बारे में वो एविडेंस वहां पर पेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या रहता है, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, तो ये बदलता रहता है। ठीक है ना, तो जब आएगा बात कि साबित करने का जो भार है, इसको ऑनर्स ऑफ प्रूफ बोलते हैं। साबित करने का भार ये क्या होता है, ये सदैव यहां पर बदलता रहता है। ठीक है ना, ये सदैव बदलता रहता है। और ये आपका दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल होगा आपका सेक्शन 102 सबूत के भार के संबंध में। ठीक है ना, लेकिन वहां पर उसका अर्थ क्या निकल के आएगा, वो साबित करने का भार है। 102 में लिखा तो सबूत का भार ही है, लेकिन वो सबूत के भार का यहां पर अर्थ है साबित करने का भार। ठीक है, और 104 में जो सबूत का भार है वो है वाद को स्थापित करने का भार। इसको शब्द दोनों में ऐसे ही लिखे हैं कि सबूत का भार किस पर होता है, सबूत का भार क्या है। ठीक है ना, लेकिन उनके अर्थ थोड़ा अलग हैं 104 और 105 सेक्शन में। ठीक है, तो अब यहां से हम देखते हैं सेक्शन 104 को। सेक्शन 104 जो कि आपकी एविडेंस जो 1872 का था, उसमें सेक्शन 101 थी। ठीक है ना, तो सबूत का भार इसमें दिया हुआ है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी जो कोई न्यायालय से चाहता है कि वह किसी ऐसे विधिक अधिकार, देखो वादी का या उनका क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है ना, अपने अधिकार के लिए जाते हैं, तो विधिक अधिकार हो या दायित्व हो, उसके बारे में कोर्ट से वो कहते हैं कि कोर्ट उनके अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे। अब ये जो अधिकार या दायित्व है वो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है। उनका जो अधिकार या दायित्व है उन तथ्यों के अस्तित्व पर, यानी ऑन एग्जिस्टेंस, डिपेंड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट। अब वो फैक्ट कौन से हैं, जिन फैक्ट को वो प्राख्यान करता है। प्राख्यान करता है का मतलब वो एक्सेप्ट करता है उन फैक्ट को, यानी किसी जो अधिकार के बारे में है या दायित्व के बारे में। जैसे अधिकार या दायित्व के बारे में जो फैक्ट है कि ए नामक व्यक्ति है और वो ये कहता है कि ये जमीन मेरी है। ठीक है ना, तो इस अधिकार के बारे में, इसका ये अधिकार है, इस अधिकार के बारे में, उन तथ्यों के बारे में, यानी यह जमीन मेरी है, तो इन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, ये कह रहा है वो, जिन्हें वह स्वीकार करता है। और उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है, यानी उसे अपने ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यानी ए को क्या करना होगा, ए पर यहां पर सबूत का भार है कि वह दिखाए कि रजिस्ट्री के कागज उसके नाम से, ठीक है ना, वसीयत है तो वसीयत के द्वारा है तो वसीयत के द्वारा, खरीदी है तो रजिस्ट्री के द्वारा, जो भी है, तो उन तथ्यों का उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। और जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए यहां पर आबद्ध है, बाउंड है ना, अब यहां पर ये ए बाउंड है, तो तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। ठीक है ना, तो ये आपका 101 सेक्शन है इस तरीके से। 104 मतलब बीएसए का। तो एक तरह से ये, इसमें जो 101 है, इसमें हक किसी का, टाइटल है, ऑनरशिप है, अधिकार है ना, कब्जा है, तो ये जो भी अधिकार और दायित्व है वो साबित करना होता है, तो उसके लिए उनको फैक्ट या एविडेंस वहां पर देना पड़ता है। ठीक है ना, इसका इलस्ट्रेशन यहां पर दे रखा है। ए कोर्ट से चाहता है कि वह बी को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में ए कह रहा है कि वह अपराध बी ने किया है। तो पहले जब अपराध किया है नहीं किया है, ये इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए को यह साबित करना होगा
कि बी ने वह अपराध किया है। ठीक है ना, यानी पहले आपको वाद को स्थापित करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में कि आपके फैक्ट को देख करके हाँ ये लगे कि बी ने अपराध किया है। ठीक है ना, वो एविडेंस वाला बाद में आएगा, अभी जो 105 वाला है पॉइंट है वो बाद में आएगा। पहले आपको यहां पर वाद को स्थापित करना पड़ेगा कि जिससे ये लगे कि हाँ ये बी पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार होते हैं या नहीं है। ठीक है ना, तो आप पहले मामले को स्थापित कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है यहां पर वो ये है कि एक कोर्ट से चाहता है कि कोर्ट उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्राख्यान मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है ना, एसर्ट करना। तो एक कोर्ट से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्राख्यान करता है यानी एसर्ट करता है, और बी प्रत्याख्यान करता है यानी बी इनकार करता है, उससे मना करता है, डिनाई करता है। तो ए न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह निर्णय दे कि वह बी के कब्जे में की अमुक भूमि है कोई, उसका हकदार है। तो कब्जा किसका है? बी के कब्जे में है। तो लेकिन अब उस भूमि से संबंधित ए को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा। ठीक है ना, कि वो भूमि मेरी है। वो बाद में फिर निर्धारित होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे तब भी इसे पूछा जाएगा कि तुमने इनकी जमीन पर कब्जा क्यों कर रखा। फिर वो फैक्ट अपना जो है वहां पर एविडेंस देंगे, तो इस तरीके से आर्गुमेंट वहां पर शुरू होगा। तो एक जो 104 सेक्शन है वो आपकी सबूत के भार से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर सेक्शन वो है कि वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस व्यक्ति पर होगा। तो ये उससे आगे की प्रोसीडिंग है, 104 से आगे की सेक्शन है 105। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि वो दूसरे पक्षकार पर बर्डन ऑफ प्रूफ कब जाएगा। वो एक पक्षकार पर तो है 104 में, लेकिन वो दूसरे पक्षकार पर कैसे जाएगा, ये 105 कह रही है सेक्शन। ठीक है ना, तो यहां पर जो 105 सेक्शन है वो कहती है किसी वाद या कार्रवाई में, 105 यानी 102 सेक्शन आपकी एविडेंस की 1872 वाले की, किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, जो फेल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य ना दिया जाए। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जब ए ने अपने पक्ष में कोई बात साबित कर दी, ठीक है, तो अब अगर ये माना जाए कि बी अगर कुछ नहीं कहता है, बी अपने पक्ष में दोनों ओर से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाए, ठीक है ना, तो ए ने पहले अगर मामले को स्थापित कर दिया है और अब दोनों ओर से साबित जो है मतलब एविडेंस नहीं पेश किए जा रहे हैं, तो यहां सबूत का भार अब किस पे जाएगा? जो फेल हो जाएगा। यानी अब कौन फेल होगा? यहां पर बी। फिर बी अगर कोई अपने पक्ष में यहां पर वो दे देगा साक्ष्य, और फिर देखा जाएगा कि अब दोनों में से किसी देने के बाद में देखा जाएगा कोई भी साक्ष्य वहां पर नहीं दिया जाएगा, तब कौन फेल होगा? फिर यहां पर ए। तो इस तरीके से होता है, यानी बी पर उस भूमि के लिए ए वाद लाता है जो बी के कब्जे में है। ठीक है, यानी ए और बी में डिस्प्यूट है इस जमीन के लिए, और ये किसके कब्जे में है? बी के कब्जे में है, और जिसके बारे में ए प्रख्यान यानी एसर्ट करता है, स्वीकार करता है कि वह बी के पिता सी को, यानी बी के पिता सी को वसीयत के द्वारा ए के लिए दी गई थी। तो ये सी ने किसको दी थी? ए ने, ए को, मतलब सी ने दी थी ए को वसीयत के द्वारा, और बी के कब्जे में है। सी ने किया ए को वसीयत, तो अब इसका मतलब वसीयत के कागज यहां पर ए के पास में है, पजेशन के जो अधिकार हैं, कागज हैं, डॉक्यूमेंट है, वो किसके पास में? बी के पास में है। अब यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए तो बी यहां पर इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे रहे, क्योंकि यहां पर सबूत फेल कौन है? साबित किसको करना है? यहां पर ए को साबित करना है, क्योंकि यहां पर शुरुआत में किसका कब्जा है? बी का। ठीक है ना, तो अतः सबूत का भार किस पर है? ए पर।
तो ए को यहां पर अपने जो वसीयत संबंधी जो डॉक्यूमेंट है वो यहां पर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, साबित करने का भार है कि मतलब आप कब्जा किसी और के पास में है और आप अपना अधिकार वहां पर जता रहे हो, ठीक है ना। तो अपने अधिकार को साबित करने के लिए आपको यहां पर डॉक्यूमेंट या एविडेंस मतलब पेश करना होगा, क्योंकि आपको यहां पर साबित करना है, ठीक है ना। उस तरीके से यहां पर देखिए बी पर एक बंद पत्र, ठीक है ना, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के द्वारा बंद पत्र मध्य शुद्ध धन मतलब किसी का पैसा जो है किसी पर दिया हुआ है वो ऋण के रूप में, ठीक है ना। तो बी पर एक बंद पत्र मध्य शुद्ध धन के लिए ए वाद लाता है, यानी ए का पैसा, ए ने किसी बी को जो है पैसा दिया हुआ था, ठीक, और वो पैसा बी ने ए को लौटाया नहीं है और वो बंद पत्र के द्वारा वहां पर दिया गया था। उस बंद पत्र का निष्पादन, यानी वो बंद पत्र जब लिखा गया था उसको स्वीकार कर लिया गया है, वो स्वीकृत है, ठीक है ना। लेकिन बी ये कहता है कि वो जो बंद पत्र था ना वो कपट के द्वारा लिखाया गया था, जिस बात का लेकिन ए उससे इनकार करता है, प्रत्याख्यान करता है। तो अब यहां पे बाद में किसने कहा, बी ने कहा कि कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया था बंद पत्र। तो इसने अपनी ये बात यहां पर कंप्लीट कर दी, जिस बात का ए इनकार करता है। यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए तो ए ने इनकार कर दिया, तो ए यहां पर क्या होगा, सफल होगा, क्योंकि बंद पत्र विवादग्रस्त नहीं है। बंद पत्र को तो उसने स्वीकार कर लिया है, लेकिन यहां पर वो जो बी ने कही कि वो कपट के द्वारा लिखाया गया था बंद पत्र, उससे ए इनकार करता है। तो अब इसको कपट साबित करना पड़ेगा बी को, ठीक है ना, कि कपट के द्वारा लिखाया गया था कि नहीं लिखाया गया था। और कपट साबित नहीं किया गया तो सबूत का भार बी पर है और वो कपट को यहां पर साबित करेगा। तो इस तरीके से ये देखो, इसी में ही दो बार यहां पर चेंज हो गया है। ए ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसने कोई कपट के द्वारा, इसने इनकार कर दिया, यानी सबूत का भार ऐसे करके इस पे आया, फिर इसने इनकार कर दिया, अब इस पे जाएगा, अब इसको कपट को साबित करेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहां पर 104 और 105 सेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब इससे 104 और 105 से, यानी जो आपकी 102, 103 मतलब 101, 102 जो सेक्शन है एविडेंस की, उससे रिलेटेड कुछ जजमेंट है, ठीक है ना, उनको देख लेते हैं। एक है आपका यहां पर एबीसी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें बोला था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, सबूत का जो भार है, यह उस व्यक्ति पर होता है, उस व्यक्ति पर होता है जो विधि को संवैधानिक गारंटी का अतिक्रमण, यानी वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, संविधानिक गारंटी का अतिक्रमण, यानी वॉल्यूशन की तरह, अतिक्रमण की तरह उसको तोड़ता है, अधिक्षेपित करता है, यानी इम्पीच करता है, ठीक है। ये बात कही गई थी एबीसी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उसके बाद में जो सेकंड जजमेंट है इसमें, वो है आपका सबूत का भार से संबंधित है ये जजमेंट, ठीक है ना। तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1979 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें ये बात कही गई थी कि किसी विशेष तथ्य को, स्पेशल फैक्ट को साबित करने का जो भार है, स्पेशल फैक्ट को साबित करने का भार एक विशिष्ट व्यक्ति पर होगा, ठीक है ना। यानी जैसे मान के चलो
यहां पर जो सीआरपीसी थी आपकी, उसकी धारा 39, ठीक है ना, सीआरपीसी की धारा 39 आप यहां पर एक दायित्व लगाती है व्यक्तियों पर जो सूचना देने के लिए आबद्ध होते हैं, ठीक है ना। उनको ये दायित्व सौंपा गया है कि जो व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति जो अपराध हुआ है उस अपराध के बारे में सूचना देंगे। कहां पे देंगे? निकटतम जो पुलिस थाना है या फिर मजिस्ट्रेट को। अब अगर वो सूचना नहीं देते हैं यहां पर, तो ऐसा ना करना यानी सूचना ना देने के संबंध में जो यहां पर सबूत का भार है, यानी ये साबित करने का भार, ये उन व्यक्तियों पर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात यहां पर कही गई थी। और सेक्शन 39 का मतलब, अब चूंकि बीएनएसएस है तो यहां पर हो गई सेक्शन 33, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें जजमेंट है सबूत के भार से संबंधित, वो है अनिल ऋषि वर्सेस गुरबख्श सिंह 2006 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इसमें सिंपली ये बात कही गई थी कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये उसी व्यक्ति पर होता है, ये उसी व्यक्ति पर होता है जो किसी तथ्य का दावा करता है, क्लेम करता है किसी फैक्ट का, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नेक्स्ट जो केस है इसमें वो है जमी वेंकटा सूर्य प्रभा वर्सेस तारिणी प्रसाद नायक 2024 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह बोला कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये उसी पक्षकार पर रहता है जो बिना साक्ष्य दिए असफल हो जाएगा, हार जाएगा, असफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 104, 105 से संबंधित ये केस है। इसमें एक और है आपका स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस इंद्राज सिंह 2025 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें भी यही फैक्ट जो कहे गए थे, जो 104, 105 के फैक्ट हैं। तो जब केस का नाम आ जाए तो उसमें समझ लीजिए कि जो जजमेंट है उसी के फैक्ट यहां पर कहे गए हैं, जब तक कोई नया रूलिंग जजमेंट के द्वारा ना हो, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है 106 सेक्शन 106, जो कि आपकी एविडेंस 1872 की 103 सेक्शन है, ठीक है। अब इसके बारे में यहां पर पढ़ लेते हैं। इसमें आपको देखो एक मेंस के हिसाब से क्वेश्चन भी बनता है। मेंस के हिसाब से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से आपको एक मेंस का क्वेश्चन यहां पे ये रहेगा कि जो सबूत का भार है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो अभियुक्त पर कब होता है, ठीक है ना। दांडिक मामलों में यानी क्रिमिनल मैटर में
जो सबूत का भार है वो अभियुक्त पर कब होता है। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन आपको वहां पर लिखने हैं वो आपको याद रखना है। एक तो फर्स्ट यहां पर 106 सेक्शन, ठीक है, 106 सेक्शन को आपको याद रखना है। दूसरा आपको यहां पर याद रखना है 108 सेक्शन को, और तीसरा आपको जो याद रखना है वो है 109 सेक्शन, ठीक है ना, बीएसए की 106, 108, 109, जो आपकी एविडेंस की 103, 105 और 106 सेक्शन, ठीक है, ये 3 सेक्शन थी। इन 3 सेक्शन में क्या होता है कि जो सबूत का भार है क्रिमिनल मैटर में वो अभियुक्त पर यानी एक्यूज्ड पर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 106, अब इसमें 107 बचेगी, ठीक है ना, तो 107 को फिर अलग से पढ़ा जाएगा। अभी हमको बस मेंस के हिसाब से हमने देखा, तो उसके हिसाब से ये क्रम जो है आपको याद रहेगा। इसमें जो 107 जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको इसका भी मेंस का एक क्वेश्चन अलग से बनता है कि सबूत का भार जो होता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को, एक पार्टी से दूसरे पार्टी को, पक्षकार को ट्रांसफर जो होता है वो कब होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपको यहां पर जो बताना है, जो 100 यहां पर 110 सेक्शन, तो यहां पर 107 जो एविडेंस की थी उससे रिलेटेड 110 सेक्शन यहां पर है, ठीक है, उसमें आपको बताना है। 109 सेक्शन आपको यहां पर बताना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये आपका ये हो गया, मतलब पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहां पर ये हो गया, और तीसरा पॉइंट आपको यहां पर जो बताना है वो एडमिशन बता देना है। तो ये मेंस का ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपराधिक मामलों में, दंडिक मामलों में सबूत का भार उसको अलग पढ़ेंगे। एक तो ये क्वेश्चन यहां पर मेंस का ये बनना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर कब ट्रांसफर होता है। तो सेक्शन 109 सेक्शन यहां पर जो आपकी 106 सेक्शन है, ठीक है ना, 110 जो 107 सेक्शन है, और फिर ये एडमिशन से संबंधित 3 मामलों में यहां पर एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर सबूत का भार ट्रांसफर होता है। चाहे आप इसमें 105 सेक्शन भी यहां पर बता सकते हो, ठीक है ना, सिद्धांत शुरू में उसी में से ही बताना है, ठीक है। और दांडिक मामलों में जब आपको देना है तो वहां पर आप जो देंगे दांडिक मामलों में वो 106 सेक्शन को देंगे। जब क्रिमिनल मैटर में ट्रांसफर की बात आई कि अभियुक्त पर कब होगा क्रिमिनल मैटर में, तो 106 सेक्शन को आपको वहां पर बताना है, और 108 सेक्शन को आपको बताना है, ठीक है ना, और 109 सेक्शन को आपको बताना है, ठीक। अब चलते हैं 106 सेक्शन जो कि आपकी 103 है, ठीक है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। तो किसी विशिष्ट तथ्य, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो कोर्ट से यह कहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे। कौन? कोर्ट उसके तथ्य के अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि के द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा, तो उस विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर ही होगा जो उसके अस्तित्व में विश्वास करता है, ठीक है। यहां पर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, जैसे बी को ए चोरी के लिए अभियोजन करता है, ठीक है ना, प्रोसिक्यूट्स करता है, और कोर्ट से चाहता है कि कोर्ट ये विश्वास करे, बिलीव करे कि बी ने चोरी की जो एडमिशन है वो सी से की है। तो ए को यहां पर ये स्वीकृति
उसकी एडमिशन साबित करनी होगी। बी कोर्ट से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था, तो उसे यह बात साबित करनी होगी। अन्यत्र मतलब कोई अन्य जगह उपस्थित था, ठीक है ना, तो उसे यह बात साबित करनी होगी। तो यानी जो कोर्ट से चाहता है कि कोर्ट उसके तथ्य के अस्तित्व में विश्वास करे, तो उसको उस तथ्य को साबित करना होगा। ये विशिष्ट तथ्य के बारे में, सबूत के भार के बारे में प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो अन्यत्र उपस्थिति के संबंध में वो बात कर रहा है, इससे रिलेटेड भी एक जजमेंट है 106 से, ठीक है ना, यानी जो एविडेंस का 103 है उससे। महाराष्ट्र राज्य वर्सेस नरसिंह राव 1984 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये जजमेंट है। इसमें जो बात आई थी ना अभी कि अन्यत्र उपस्थिति, ऐसे तो ये जो सेक्शन 9 हम पढ़ते हैं एविडेंस में, जो एक सेक्शन 11 थी एविडेंस की 1872 वाले की, अन्यत्र उपस्थिति रूल ऑफ एलिबी, ठीक है ना, वहां पर भी अन्यत्र उपस्थिति के संबंध में साक्ष्य पेश किया जाता है। तो अन्यत्र उपस्थिति का जो तर्क है वो पूर्णतः निश्चितता से साबित किया जाना चाहिए, ठीक है ना, यहां पर उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता से वो साबित किया जाना चाहिए, जिससे घटना के संबंध में उपस्थिति की संभावना से वहां पर बिल्कुल वो मतलब पूर्णतः कंप्लीटली पृथक होने की बात हो, कंप्लीटली पृथक होने की बात हो। कहने का मतलब इसका सिंपल ये है कि आपको जब अन्यत्र उपस्थिति रूल ऑफ एलिबी आप साबित करना चाहते हो, तो उसको इस तरीके से साबित करना है कि वो कंप्लीटली आपको वहां पर नहीं दिखाती हो आपकी उपस्थिति को घटना स्थल पर, ठीक है, यानी आपको निश्चितता से साबित करना है कि आप घटना स्थल पर वहां पर उपस्थित नहीं थे, ठीक है ना, वहां संभावना से भी परे आपको साबित करना है उसको, ठीक है। तो यहां पर ये बात यहां पर कही गई थी। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 107। सेक्शन 107 जो आपकी 104 सेक्शन है एविडेंस की, उससे कोरिलेट करती है। इसमें बताया गया है कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार, यानी बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। तो इसको आपको इससे याद रखना है, एडमिसिबल फैक्ट से, ठीक है ना। तो इसको एक वर्ड में अगर आपको याद रखना है तो एडमिसिबल फैक्ट से आपको याद रखना है कि अगर आपके तथ्य को साबित कर लिया जाए, ठीक है ना, तो उसके संबंध में बात कह रहा है कि एक फैक्ट को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार, जिस तथ्य को साबित किया जाना किसी व्यक्ति को दूसरे फैक्ट को साक्ष्य देने को समर्थ बनाने, उसे कैपेबल बनाने के लिए, इनेबल बनाने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर होता है साबित करने का भार जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। यानी इसमें एक फैक्ट आपको साबित करना है और वह फैक्ट आपको दूसरे तथ्य को साबित करने के लिए या साक्ष्य देने के लिए वहां पर क्या बना रहा है, इनेबल कर रहा है, आपको समर्थ कर रहा है। तो ये सबूत का भार, इस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर ही होगा। जैसे तो इसमें मतलब दो फैक्ट एक साथ हैं, ठीक है ना, कोरिलेट करते हुए। जैसे बी के द्वारा दिए गए डायन डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन को ए साबित करना चाहता है कि ए ने मृत्युकालिक कथन दिया था। तो मृत्युकालिक कथन तो जब साबित करोगे ना, पहले आपको इसकी मृत्यु साबित करनी होगी, तो ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी, ठीक है ना। ऐसे ही
जैसे ए किसी खोई हुई डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट है उसको सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा साबित करना चाहता है क्योंकि वो खो गई है, ठीक है ना। तो ए को यह साबित करना होगा पहले कि हाँ दस्तावेज खो गई है, ठीक है ना। तो ये आपका एक साक्ष्य के द्वारा किसी दूसरे साक्ष्य को वहां पर पेश करने के लिए समर्थ बनाता है, एनेबल करता है। पहले आपको एक फैक्ट को साबित करना होगा तभी आप दूसरे फैक्ट को आगे बढ़ पाएंगे, मतलब दूसरे फैक्ट को साबित कर पाएंगे। अब उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 108 जो कि आपकी सेक्शन 105 है एविडेंस की, ठीक है। अब यहां पर जो बात आई थी कि जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें सबूत का भार, ठीक है ना, आपराधिक मामलों में जो सबूत का भार है तो उसमें 106 सेक्शन थी, ठीक है ना। तो 106 सेक्शन हमने पढ़ ली। दूसरी यहां पर 108 सेक्शन है, ठीक है ना, और तीसरी हमारी 109 सेक्शन है। तो 106 हमने पढ़ ली जो विशेष तथ्य के बारे में बात करती है। फिर है अब 108, यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला एक्सेप्शन के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो जैसे वहां पर हम उसमें पढ़ते हैं बीएनएस में 14 से 44 वाले प्रोविजन एक्सेप्शन से जो संबंधित पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको उन्हीं से संबंधित ये सेक्शन है कोरिलेट करते हुए। जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार अभियुक्त है, अभियुक्त के बारे में बात चल रही है, ये उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उस मामले को बीएनएस 2023 के जो जनरल एक्सेप्शन है उसमें से किसी भी जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत में वो आता हो या फिर उस संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा देने वाले किसी विधि में कोई बात जो विशेष अपवाद या स्पेशल एक्सेप्शन के अंतर्गत में या प्रोवाइजो के अंतर्गत आती है, ये उस व्यक्ति पर होगा, अभियुक्त पर। और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की यहां पर उपधारणा करेगा, ठीक है ना। परिस्थितियों के अभाव की, परिस्थिति के अभाव की का मतलब है एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस, और सेल्फ प्रिज्यूम है यानी वो अगर आप ये कहते हो कि वो गुस्से में प्रोवोकेशन जो वाली बात है, ठीक है ना, या नशे वाली बात है या विकृतचित्ता वाली बात है, इंसैनिटी वाली बात है, इनकी प्रिजम्पशन की जाए कि ये आप जो है आप नशे में नहीं थे या आप विकृचित नहीं थे, ठीक है ना। भूल की बात है, तथ्य की भूल जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उसमें आप नहीं थे, इसकी कोर्ट क्या करेगा, प्रिजम्पशन करेगा। जैसे यहां पर हत्या का एक अभियुक्त है, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर है ए, जो ये कहता है कि वह विकृत चित्ता के कारण यानी जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है उसके कारण उस कार्य की, जो अपराध उसने किया है उस कार्य की प्रकृति को वह नहीं जानता था। तो आपको क्या साबित करना पड़ेगा यहाँ पे, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो सबूत का भार किस पर है, ए पर, ठीक है ना, क्योंकि वहां उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वहां पर साबित करना होगा। ऐसे ही दूसरा है यहाँ पर सडन एंड ग्रीवियस जो ग्रेव प्रोवोकेशन होता है, गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण वह आत्म नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था यानी डिप्राइव्ड हो गया था वह पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल से, ठीक है ना। तो सबूत का भार ए पर होगा। तो सिंपल है यहां पर ये। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका वो है 109। इससे रिलेटेड बहुत जजमेंट आते हैं यहां पर 106 सेक्शन से, ठीक है ना। 106 मतलब एविडेंस की और 109 आपकी बीएसए की। विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। जब कोई फैक्ट है और वो फैक्ट स्पेशली किसी व्यक्ति को पता है, मतलब उसके अलावा उस फैक्ट को कोई नहीं जानता है, ठीक है, तो वो फैक्ट स्पेशली उस व्यक्ति को ही पता है,
तो जब उस तथ्य को साबित करने का भार, जब नहीं है, उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर ही होगा जो तथ्य उस स्पेशली उस व्यक्ति को पता है। ठीक है, तो एक तरह से यहां पर जैसे इसका इलस्ट्रेशन से आप आसानी से समझ जाएंगे। ये वाला जो इलस्ट्रेशन है बी वाला, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि बी पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। ठीक है ना, उस पर ये आरोप लगाया कि रेल से वो बिना टिकट यात्रा कर रहा था। तो यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था ए पर, बी पर है ना, रेल से टिकट बिना टिकट, तो बी पर यहां पर होगा टिकट दिखाने का। ठीक है ना, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं टिकट क्यों दिखाऊं, है ना। जब वहां पे आते हैं टीटी वगैरह तो वहां ये नहीं कह सकता कि मैं टिकट क्यों दिखाऊं। उसके ये उसी को पता है, विशेष ज्ञात तथ्य यानी उसी को ही पता है, वरना तो उस पर ये आरोप लगेगा ही लगेगा जब तक वो टिकट नहीं दिखाएगा। ठीक है। ऐसे यहां पर देखिए, जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न आशय से करता है जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है। यानी वो ये कहे कि मैंने इसको इस इंटेंशन से किया ही नहीं था कार्य, मैंने तो इसको दूसरे इंटेंशन से किया था, यानी एक पॉजिटिव इंटेंशन वो दिखा रहा है, जबकि आरोप है उसको बैड इंटेंशन के द्वारा, ठीक है ना, मेंसरिया के द्वारा, उसको दुराशय के द्वारा कार्य करने का। लेकिन वो वहां पर बता रहा है कि मैंने इसको गलत तरीके से नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो इंटेंशन वाला ना, ये भी फैक्ट मतलब केसेस में बहुत ज्यादा आता है। कहते हैं ना कि भाई तुमने बुरी नीयत से या तुमने जो है मारने की इच्छा से, है ना, या जो भी इच्छा होती है अपराध करने की इच्छा से तुमने ही ये किया था, तो इसको साबित करने का बार तो वो ये कहेगा कि मैंने इसको अपराध करने की इच्छा से नहीं किया था। ठीक है ना, तो यहां पर इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन। अब इससे रिलेटेड बात आती है जजमेंट की 109 से। तो पहले 109 का मतलब हो गया 106 आपका बीएसए। तो इससे रिलेटेड जो जजमेंट हैं उनको थोड़ा यहां पर देख लेते हैं। पहला जो इसमें जजमेंट है 106, एक सौ छह से संबंधित जो एक तो कुछ तो लेटेस्ट जजमेंट है, ठीक है ना, और इसमें एक सिद्धांत भी है, आपको वो भी याद रखना है। जो 109 सेक्शन है, रेस इप्सा लोक्विटर, ठीक है ना, रेस स्वतः ज्ञात तथ्य, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। ये मैगजीन किस सेक्शन से रिलेटेड है? 106 एविडेंस और 109 बीएसए, ठीक है। अब इसमें जो जजमेंट वाली बात है वो कौन कौन से जजमेंट हैं? ज्यादातर इसमें जो जजमेंट है वो लेटेस्ट ही हैं, ठीक है ना। एक तो इसमें जजमेंट है आपका नागेंद्र साहा वर्सेस बिहार राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक तो ये जजमेंट है। इसमें ये बात बोली थी कि जो सेक्शन 106 है वो तब लागू होगी, क्योंकि ये देखो जजमेंट है तो पुराना है, 2023 के पहले का है। अभी पुराने जजमेंट जब चलेंगे तो उनकी सेक्शन भी पुरानी चलेंगी। तो 106 का मतलब 109 के लिए कह रहे हैं कि धारा 106 तब लागू होती है जब प्रोसिक्यूशन ने पहले ही ये तथ्य साबित कर दिया हो, है ना, कि भाई जब वहां पे जो अभी हमने इलस्ट्रेशन देखा था बिना टिकट के, तो हमें पहले ये यहाँ पर फैक्ट साबित करना होगा, ये बताना पड़ेगा कि ये बिना टिकट यहाँ पर यात्रा कर रहा था, ठीक है ना। जब प्रोसिक्यूशन ने पहले ये तथ्य साबित कर दिया हो, जिससे एक तर्क संगत यहाँ पर उपधारणा यहां पर बनती है कि कुछ बात जो अभियुक्त के विशेष ज्ञान में है
है ना, इससे ये निकल के आना चाहिए, तब वो उस बात को वहां पर साबित करेगा। तो अगर अभियुक्त फिर जो एक्यूज्ड है वो इस पर फिर उस उचित यहाँ पर स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो न्यायालय फिर यहाँ पर ये प्रतिकूल यानी एडवर्स प्रिजम्पशन यहाँ पर कर सकता है, ठीक है, अभियुक्त के विरुद्ध। तो ये आपका सेक्शन 106 और सेक्शन 114 है एविडेंस का, उससे भी कोरिलेट करता है आपका ये, ठीक है। दूसरा इसमें जो जजमेंट है वो है आपका लेटेस्ट ही 114 का मतलब 120 है आपका, ठीक है ना, एविडेंस बीएससी का। तो आपको ऐसे याद रखना है, 120 भी नहीं बल्कि 119 होगा, ठीक है, 114 ए बी है ना, 119। दूसरा यहां पर जो जजमेंट है वो है आपका बलबीर सिंह वर्सेस उत्तराखंड राज्य, ठीक है, 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी यही बात कही गई थी कि 106 स्वतः, ठीक है ना, स्वतः ऑटोनोमस यानी स्वतः आरोपी पर अभियुक्त पर भार नहीं डालती है। ये 106 वो तभी लागू होती है जब प्रोसिक्यूशन ने प्राइमा फेसी वाद को स्थापित कर दिया हो, ठीक है ना, वाद को स्थापित कर दिया हो और अभियुक्त ने उस दावे के विरुद्ध कोई भी यहां पर तर्कसंगत स्पष्टीकरण ना दिया हो, तर्कसंगत स्पष्टीकरण यहां पर ना दिया हो, तभी 106 यहां पर लागू होगी, ठीक है। और यही फैक्ट आपके बलबीर सिंह वर्सेस उत्तराखंड राज्य वाले जजमेंट के जो फैक्ट हैं, वही फैक्ट आपके अनीस वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी 2024 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में भी दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपकी मनहरण राजवाड़े वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2024 सुप्रीम कोर्ट। एक ये जजमेंट है इसमें ये बात कही गई थी कि प्रोसिक्यूशन को सेक्शन 106 के लिए यह साबित करना होगा कि घटना, प्रोसिक्यूशन को, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, प्रोसिक्यूशन को 106 के अधीन ये साबित करना होगा कि घटना के समय पर अभियुक्त घटना स्थल पर मौजूद था, ठीक है ना। अभियोजन यहां पर प्रोसिक्यूशन अपना भार साबित किए बिना धारा 106 के अंतर्गत में सबूत का भार अभियुक्त पर नहीं डाल सकता है, ये बात इसमें कही गई थी, ठीक है। उसके बाद में जो लेटेस्ट फिर और जजमेंट है इस पर, वो है एक मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस बलबीर सिंह, ये 2025 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इसमें यही बोली थी कि धारा 106, 101 का अपवाद मात्र है, ठीक है। 101 का मतलब आपका 104, ठीक है ना, 106 का मतलब 109।
ये बात इसमें कही गई थी। उसके बाद में एक और इसमें जजमेंट है, जगदीश गौंड वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2025 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें भी वही फैक्ट बोले गए थे और ये भी आपका 106 से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो ये सेक्शन है, मतलब जजमेंट है, ये आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। अब उसके बाद में जो हमको पढ़ना है नेक्स्ट, देखो वैसे तो अब 106 तक एक हो गया, अब इसमें एक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब सोचने की जो अगला वाला है वो आपके दो 111 और 112, जो कि 111 112 और जो कि आपके 107 108 से हैं, ये एक अलग प्रोविजन है। ठीक है ना, तो इनको अब 107 से यानी 111 से अब नेक्स्ट वीडियो में यहां से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लंबी काफी हो जाएगी वीडियो फिर। तो एक ये सेक्शन यानी एक पार्ट अलग हो जाता है। तो 110 तक आपका जो है यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाएगा। 109 तक हो गया ना आपका, तो ये जो 110 और 111 सेक्शन उल्टा हो गया, 110 111 जो कि आपकी यहाँ पर 107 और 108 सेक्शन है। ठीक है ना, तो ये अलग हो जाएगा, तो इसको हम कल से पढ़ेंगे। आज इतना ही बहुत है। ठीक है ना, बाकी काफी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।